हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर फोर्स वर्क एंड एनर्जी। स्क्वैशिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग कैन अफेक्ट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्क्वैशिंग मतलब किसी चीज़ को निचोड़ना। बेंडिंग मीन्स किसी चीज़ को अच्छे से बेंड कर देना। तो रोड जैसे आप कभी आपने मेटल की चूड़ी पहनी हो और जब आप उसको उतार रहे हो तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है उतारते वक्त, अगर आपके हाथ से वो आसानी से नहीं उतर रही है। That is known as bending. Twisting, स्ट्रेचिंग मीन्स खींचना, ट्विस्ट मीन्स बिल्कुल पलट देना। तो इस तरीके से क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। विद द फॉलोइंग थिंग्स चेंज, नॉट चेंज और बाउंस बैक इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एक्शंस। अब आपको ये बताना है कि ये जो बैग ऑफ सैंड है, स्पॉन्ज है, कॉटन रील है या इलास्टिक बैंड है, तो इसमें क्या होना है। अब देखो, जो इस स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज में क्या होता है कि वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है। स्क्वैश का मतलब ये होता है कि वो कम्प्लीटली चेंज होके फिर से अपनी शेप में आ जाना। ठीक है, हमने किसी चीज़ का पानी नहीं छोड़ा और वो फिर से वो अपनी शेप में आ जाएगा, दैट इज़ नोन एज स्क्वैशिंग। बैग ऑफ सैंड क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा या ट्विस्ट हो जाएगा। सैंड का बैग क्या हो जाएगा, वो भी स्क्वैश हो जाएगा। कॉटन रील क्या होगी, इलास्टिक बैंड क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी, बैंडिंग होगी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इनका आंसर्स क्या है। अगर आप कुछ गलती करेंगे फिर मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। इन आवर एवरीडे लाइव्स वी सी अ नंबर ऑफ एक्शंस सच एज पुल, पुश, ट्विस्ट और टर्न। हम अपनी जो रेगुलर लाइफ है, एवरीडे लाइफ हम देखते हैं किसी चीज़ को धक्का लगाना, किसी चीज़ को खींचना या फिर किसी चीज़ को टर्न करना या ट्विस्ट करना। ये रेगुलर का हमारा काम है, जो हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये एक एक्शन है, फोर्स है, जो हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल टू मेक समथिंग मूव, टर्न और बेंड। फोर्स क्या है, पुश और पुल मतलब धक्का देना या फिर कोई खींचना किसी चीज़ को, ताकि हम किसी चीज़ को मूव कर सकें या फिर किसी चीज़ को हम बेंड कर सकें या टर्न कर सकें। एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट मूविंग विल स्टे एट रेस्ट अनलेस फोर्स इज अप्लाइड टू इट। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूवमेंट में नहीं आता जब तक हम उसे पुश करें या पुल ना करें। तो वो कौन सी पोजीशन में रहता है, वो रेस्ट की पोजीशन में रहता है। For example, a tennis ball will not move unless it is pushed. टेनिस बॉल तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम उसे पुश ना करें, बाउंस ना करें या फिर फेंके ना। Once a body is moving, it again requires a force to stop it. अब हमने एक बॉडी को मूव करने पे लगा दिया, हमने बॉल को फेंक दिया, लेकिन हमें इतने फोर्स से फेंकना है कि वो एक टाइम के बाद जाके वो रुक जाए। तो हमें रुकने वाला भी फोर्स चाहिए होता है। ऑल्सो द हैवियर एन ऑब्जेक्ट द मोर द फोर्स रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा हैवी, भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसे खींचने में या फिर उसको सरकाने में। ठीक है, इट इज़ ईजी टू मूव एन एम्प्टी ट्रॉली एंड टू स्टॉप इट। ये बहुत आसान है कि हम जो एक खाली ट्रॉली है उसको स्टॉप कर दें। हाउएवर, व्हेन वी प्लेस heavy packages in the same trolley, it becomes difficult to get it to start moving or to stop it once it starts moving. लेकिन अगर हम उसी ट्रॉली को सामान से भर दें तब क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम उसे मूव करा पाएँ। और अगर वो मूव हुई हुई है, चल रही है, तो उसको स्टॉप कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अपने घर में देखो, कभी आप जैसे आपने अभी दिवाली की सफाई की होगी, तो आपने मम्मा ने आपकी बेड सरकाया होगा, कुछ रूम की चेंज किया होगा, रूम का व्यू जो चेंज किया होगा। तो उसमें क्या होता है, आप अगर बेड के अंदर भी भारी सामान रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बेड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बेड को पहले खाली करना पड़ता है, राइट। तो यही बात यहाँ पर है कि आप भारी चीज़ को जल्दी से आप मूव नहीं करा सकते। ठीक है, और अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर आपने किसी भारी चीज़ को मूव करा रखा है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है।
भारी चीज़ है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आप से मूव करना स्टार्ट, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो वो रुकेगी नहीं, तो वो मूव करती रहेगी, तो उस टाइम पे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, एज मास इंक्रीजेज ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, मास मीन्स वेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो फोर्स है वो भी ज़्यादा चाहिए होगा टू गेट एन ऑब्जेक्ट टू मूव और टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन मोशन। अगर हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है वो भी मूवमेंट में आए, और जो मूवमेंट में है उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। नाउ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से अगर हम कोई फोर्स लगाएं, फोर्स क्या है? धक्का। जो हम धक्का लगा रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हैं, हम चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, स्पीड को चेंज कर सकते हैं उसको और धक्का लगाकर, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप भी हम कई बार चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं शेप? उसके लिए आपका जो मटेरियल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए। हर एक चीज़ की शेप चेंज नहीं हो सकती, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हर एक चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने तरीके के फोर्सेस हैं? बहुत तरीके के फोर्सेस हैं जो अलग अलग डिफरेंट जो वर्क है उनको परफॉर्म करते हैं। उनमें से कुछ है मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर जो मसल से रिलेटेड होगा, ग्रेविटेशनल जो आपकी ग्रेविटी से रिलेटेड होगा, जो अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है, फ्रिक्शनल में जिसमें फ्रिक्शन होगा, मैग्नेटिक में जिसमें मैग्नेटिक फोर्स होगा, जैसे कि मैग्नेट्स होती हैं उससे रिलेटेड जो होता है। ठीक है। Next one, if there is no friction between the ground and the soles of our shoes, we would not be able to walk. We would be keep slipping and falling. अगर हमारे जूतों में और ग्राउंड मीन्स जहाँ पर आप पैर रख के खड़े हो खेल रहे हो, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम चल पाएँ, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा या तो हम स्लिप करेंगे, फिसल जाएंगे, या और गिर जाएंगे। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे आप सामने की तरफ जा रहे हो लेकिन वो आपको जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें आपको क्या करेगा? वर्क करेगा। एज अ रिजल्ट इट स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी वजह से क्या होता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखो, रब योर पाम्स टुगेदर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, व्हाट डू यू फील। कभी कभी आपने देखा है कि जब हमें ज़्यादा सर्दी लगती है ना, तो हम अपने हाथों को बहुत जल्दी से मलते हैं, ऐसे ऐसे करके मलते हैं। क्यों मलते हैं? क्योंकि उससे ना हमारे हाथों में गर्माई आ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हाथों को रब करते हैं। फ्रिक्शन जनरेट्स हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इट ऑल्सो कॉजेज वेयर एंड टीयर। वेयर एंड टीयर मतलब चीर फाड़ करना। When we strike a matchstick, the rubbing of the matchsticks on the rough surface creates enough heat to set fire to the chemicals at the end of matchstick. जब हम माचिस की तिल्ली से एक मैच बॉक्स में से एक तिल्ली निकालते हैं और उसमें उसको जलाते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसकी जो रफ़ सरफेस है उसको ऊपर उसको रगड़ रहे हैं, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो उसके अंदर केमिकल है वो उसमें फायर आ जाती है, उसमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है, और हमारी जो मैच स्टिक है वो जल जाती है। एज ए स्पेसक्राफ्ट री एंटर्स द अर्थ's एटमॉस्फेयर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द एयर एंड द सरफेस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। अब कोई स्पेसक्राफ्ट है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है एयर में और स्पेसक्राफ्ट के सरफेस में, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इस इंटेंस हीट को ओवरकम करने के लिए स्पेशल टाइल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है,
ताकि वो स्पेस क्राफ्ट जो है वो जले ना और एस्ट्रोनॉट्स को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में एंटर हो रहे हो, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इतने हाई लेवल पे प्रोड्यूस होती है कि उसमें उस स्पेस क्राफ्ट का जलने का ख़तरा रहता है। तो इसीलिए उसके चारों तरफ क्या है, उसको टाइल्स फिट किए जाते हैं ताकि स्पेस क्राफ्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन मोटर कार्स, ऑयल इज़ यूज टू लेसन द फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट मूविंग मेटल पार्ट्स। आपने देखा होगा जब आप के घर में कोई भी व्हीकल सर्विसिंग के लिए जाता है तो वो सब जगह ऑयलिंग ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो फ्रिक्शन है वो उसको लेस कर सकें, जितना होना चाहिए उतना रख सकें। द ऑयल फॉर्म्स अ फिल्म बिटवीन द मेटल सरफेस सो दैट दे डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर। अगर वहाँ पर ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा, जो मेटल सरफेस है वो आपस में रगड़ते रहेंगे और आपका जो मशीनरी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए एक ऑयल का एक जो परत है वो लगाई जाती है, फिल्म लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो मेटल सरफेस है वो आपस में रब नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ। तो इसी वजह से क्या होता है कि इंजन जो है वो ओवरहीट नहीं होता है, और जो वियर एंड टियर मतलब जो ख़राब होने की स्थिति है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। अगर हम प्रॉपरली सर्विसिंग नहीं कराएंगे, ऑयलिंग नहीं कराएंगे अपनी मशीनरी को, अपने व्हीकल्स को, तो क्या होगा, वो जो मशीनरी है वो एक टाइम बाद ख़राब हो जाएगी। और कैसे ख़राब होगी? जो उसका इंजन है सबसे पहले उसको ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ओवरहीट हो जाता है, और इसकी वजह से इंजन भी ख़राब होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? अगर आपने देखा सुना होगा, न्यूटन का लॉ था कि उसने उसके सर पे एक एप्पल गिरा, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है जो कि सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसी ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पर चल पाते हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम सब उड़ते हुए नज़र आते, राइट? सो व्हेन वी होल्ड अ पेंसिल एंड देन ड्रॉप इट इट फॉल्स टू द ग्राउंड। अगर हम कोई पेंसिल हाथ में पकड़ते हैं और फेंकते हैं उसको, तो वो ग्राउंड पे ही गिरती है, वो ऊपर नहीं जाती। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ग्राउंड में कोई एक फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वी कैन फील दिस फोर्स व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड। हम उस फोर्स को फील कर सकते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं वेट। अगर आपके हाथ में कोई वेट होता है या कोई कांच की चीज़ होती है, हम उसको बहुत एहतियात के साथ रखते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो गिर ना जाए, है ना? सर इसाक न्यूटन, an English scientist, was the first person to discover why things have weight and fall to the ground. जो इसाक न्यूटन थे, उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कवर किया। उन्होंने देखा, उन्होंने ये सोचा कि जो वेट है वो ग्राउंड पर क्यों गिर रहे हैं। इट इज़ सेड दैट आफ्टर सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ही बिगेन थिंकिंग अबाउट व्हाई दिस शुड हैपन। उन्होंने एक बार, वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो जब वो कुछ वर्क कर रहे थे ट्री के नीचे बैठे हुए अपने स्कूल टाइम में, तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर एक एप्पल गिरा, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये बात आई। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये नीचे ही क्यों गिरा है। His explanation was that the earth and the apple attract each other. उन्होंने उस टाइम एक्सप्लेन ये किया कि अर्थ और एप्पल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्हें उस टाइम तक ग्रेविटी का नहीं पता था, तो उन्होंने क्या एक इमेजिनेशन लगाया, उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि अर्थ और एप्पल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। द अर्थ बीइंग सो लार्ज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द पुल ऑफ द एप्पल। अब अर्थ इतनी बड़ी है तो अर्थ के ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो एक एप्पल की वजह से वो पुल हो रही है। हाउएवर द एप्पल बीइंग स्मॉल इज पुल टुवर्ड्स अर्थ, लेकिन एप्पल टू अर्थ की तरफ क्या हो सकता है? खिंच सकता है, खिंचाव हो सकता है। द फोर्स अट्रैक्टिंग दीज थिंग्स थ्रू स्पेस इज नोन एज ग्रेविटी। अब इस फोर्स को, जो कि स्पेस से वो ग्रेव अर्थ की तरफ खिंचाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहती है। ग्रेविटी क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो सभी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। इट इज़ दिस फोर्स दैट होल्ड्स एवरीथिंग टू द अर्थ सरफेस एंड कॉजेज द टू हैव वेट। अब
ये वो फोर्स है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी में, हम लोगों में वेट है, किसी भी सामान में वेट है, तो वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि एक ग्रेविटी है हमारे अर्थ के अंदर, जो जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अर्थ सरफेस उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। इस ग्रेविटी की वजह से ही हम अर्थ पर खड़े हो पाते हैं। ठीक है। इफ़ देयर हैड बीन नो ग्रेविटी ऑल ऑफ अस वुड हैव फ्लोटिंग इन स्पेस। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी ना होती तो हम सब स्पेस में उड़ रहे होते। द फर्दर वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ द पुल ऑफ ग्रेविटी रिड्यूसेस। जितना ज़्यादा हम अर्थ से दूर जाते हैं उतना ज़्यादा हम ग्रेविटी से दूर होते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो पूरे टाइम उड़ते रहते हैं, उन वहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो होती है। इस वजह से क्या होता है, वो लोग स्पेस पर पैर नहीं रख पाते। द मोर मास समथिंग हैज़ द मोर इट इज़ पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ बाय ग्रेविटी। जितना ज़्यादा मास किसी चीज़ में होगा वो उतना ज़्यादा खींचेगी अर्थ की ग्रेविटी की तरफ, इसीलिए उसका जो वेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। सिंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब देखो, जो मून पर ग्रेविटी है वो सिर्फ 1/6 है अर्थ से। So your weight on the moon will be 1/6 of your weight on the earth. However, your mass will be the same on earth and on the moon. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि अगर आप स्पेस में चले जाओ, मून पर चले जाओ, तो क्या आपके मास में चेंजेस आएंगे? नहीं, हमारे मास में चेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल भी। इस बात को याद रखना। बस जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेट है हमारा वो भी 1/6 हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ वेट में डिफरेंस आएगा। और वो भी सिर्फ मून की बात हो रही है अभी वहाँ पर। ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में भी चेंज आएगा। एग्जैक्टली क्या चेंज आएगा वो आपकी इसमें दिया हुआ नहीं है। अब ये वर्क एंड सिंपल मशीन्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी 18 मिनट्स वीडियो। सो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।